मेरा नाम पवन कुमार मिश्र है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में अध्यापक हूँ। हम लोग समाजशास्त्र के नामक विषय पर चर्चा आरंभ कर चुके हैं और पिछले कुछ सत्रों में हम लोगों ने इसके बुनियादी अवधारणाओं को समझने की कोशिश की। आज इसी क्रम में नंबर है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का और ये कोर्स है BSOC 133 और टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थियरीज। यहाँ सबसे पहले हम लोग सिद्धांत शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। थियरी या सिद्धांत, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो सिद्धांत का अर्थ होता है ऐसे कथन जो सामान्यीकृत किए जा सकें, अर्थात जिनको कहीं पर भी लागू किए जाने की संभावनाएं हों। जैसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी कोई भी चीज जो स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाएगी वो नीचे गिरेगी। तो आप धरती के किसी कोने में चले जाइए, अगर कोई भी चीज छोड़िए तो वो नीचे ही गिरेगी। तो सिद्धांत ऐसे कथनों की तरफ इंगित करते हैं जो सामान्यीकृत हों अथवा सामान्यीकृत किए जाने वाले कथनों को हम सिद्धांत कहते हैं। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है, जैसा कि चर्चा हम लोगों ने पिछले बुनियादी अवधारणाओं में की थी। तो समाजशास्त्र भी सिद्धांत निर्माण की कोशिश करता है और काफी हद तक इसमें सफल भी है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा के क्रम में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाजशास्त्र के जो पथ प्रदर्शक हैं, उन लोगों ने अपने सैद्धांतिक विचारों को किस तरह से प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कॉम्ट हैं और उनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। इन दो शुरुआती समाजशास्त्रीय विचारकों के अलावा तीन ऐसे नाम हैं जिसमें दुर्खीम, मार्क्स और वेबर, इन तीनों नामों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और समाजशास्त्रीय जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उनकी न केवल शुरुआती दिनों में बल्कि आज तक इनको दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, इन तीनों विचारकों के सैद्धांतिक विचार। तो इसी क्रम में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इमाइल दुर्खीम की, जो कि एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विचारक हैं और फ्रांस के इमाइल दुर्खीम के सैद्धांतिक विचार आज तक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की दशा और दिशा को आलोकित करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें समझना होगा कि किसी भी सामाजिक विचारक को अगर हमें उसकी संपूर्णता में समझना है तो हमें दो पक्षों पर ध्यान देना होगा, उस विचारक का सामाजिक पक्ष और उस विचारक का वैचारिक पक्ष या बौद्धिक पक्ष। सामाजिक पक्ष से मतलब या सामाजिक संदर्भ से मतलब, जब वो विचारक अपनी बात कह रहा है तो उसके दौर के समाज की दशाएं कैसी हैं और वो दशाएं उस विचारक को किस रूप में प्रभावित कर रही हैं। और दूसरा, उस विचारक का बौद्धिक संदर्भ, यानी जब वो अपनी बात कोई भी सैद्धांतिक विचार रखने की कोशिश कर रहा है तो उसके पहले कौन से ऐसे लोग हैं जिनके विचारों से प्रभावित होते हुए अथवा उनकी आलोचना करते हुए वो विचारक अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी क्रम में अगर हम दुर्खीम को समझना चाहें कि दुर्खीम का सामाजिक संदर्भ क्या है और इमाइल दुर्खीम के सिद्धांतों को समझते हुए हम लोग बीच बीच में उनके बौद्धिक संदर्भों की भी चर्चा करेंगे, यानी किन विचारकों से प्रभावित होते हैं अथवा उनकी आलोचना में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दरखाइम का जो सामाजिक संदर्भ है वो 19वीं शताब्दी का यूरोप है। हम लोग पिछले सत्रों में और पिछली कक्षाओं में ये देख चुके हैं कि 19th सेंचुरी में जो औद्योगिक क्रांति का चरम था, उसने एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया, एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का, जिसको पूंजीवाद कहते हैं। और ये 19वीं शताब्दी का दौर बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का दौर था। इस दौर में अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने इस विषय को प्रस्तुत किया, उनके सामने ये जो 19वीं शताब्दी का दौर है
वो इस रूप में सामाजिक संदर्भ पेश करता है कि उनके सामने यह प्रश्न था कि वो इतनी तेजी से जो औद्योगिक क्रांति की वजह से बदलाव हो रहे हैं, तो इस नए बदले हुए समाज को समझने के लिए कौन-सा विषय दिया जाए? क्योंकि उनके पहले के कोई भी विषय इस नए बदले हुए समाज को समझने में असमर्थ हो रहे थे। हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। इसी तरह से अगर हम लोग दुर्खीम को देखें, तो एक बड़ी जबरदस्त साम्यता दिखती है। कॉम्ट की डेथ 1857 में होती है और दुर्खइम का जन्म 1858 में होता है। दोनों फ्रांस में हैं। यानी जो 19वीं शताब्दी का फ्रांस है, जो यूरोप का एक हिस्सा है और जो उस दौर में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं, खासकर औद्योगिकरण की वजह से, वो न केवल कॉम्ट को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि कॉम्ट के बाद दर्खाइम के सामने भी वो एक अलग किस्म की चुनौती पेश कर रहे हैं। दर्खाइम के सामने मुख्य समस्या ये थी कि ये जो नया बदला हुआ समाज है, जिसमें व्यावसायिक विविधता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अलग-अलग कार्यों को करने के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों का जन्म हो चुका है। और इन विशेषज्ञों के अपने-अपने एक वैयक्तिक स्वायत्तता की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे समाज थोड़ा बिखरा-बिखरा सा है। दुर्खिम का ये मानना था या और भी विचारक लोग इस बात पे एकमत होते हैं कि पूर्व औद्योगिक समाज या हम उनको और आसान भाषा में कृषक समाज कह सकते हैं, वहां सामाजिक एकता के सूत्र तलाशना आसान होता है। लेकिन ऐसा समाज जो औद्योगिकरण के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें व्यावसायिक विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें अलग-अलग कार्यों को करने के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं, तो इन अलग-अलग विशेषज्ञों की वजह से ऐसा लगता है कि समाज में हर आदमी स्वायत्त है। तो अगर हर व्यक्ति स्वायत्त है, तो दुर्खिम के सामने ये यक्ष प्रश्न था कि इस बढ़ती हुई स्वायत्तता के क्रम में कैसे लोगों में एकता के सूत्र तलाशे जाएं। तो ये वो बुनियादी समस्या है जो 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद की वजह से दुर्खिम के सामने जन्म लेती है और जिसका एक व्यापक हल दुर्खिम ने अपनी पीएचडी थीसिस, जिसको बाद में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक के रूप में पब्लिश कराया, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में दुर्खिम ने एकता के सूत्रों की तलाश करते हुए एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको श्रम के विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। और इस कालजयी कृति के बाद दरखाइम ने समाजशास्त्रीय पद्धतियों को व्यवस्थित बनाने के लिए एक दूसरी पुस्तक लिखी, जिसको रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। हम लोग सबसे पहले चर्चा रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की करेंगे और इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि दुर्खिम जब कोई भी अध्ययन करता है, तो उस अध्ययन करने में कौन से तरीके इस्तेमाल करता है या अपने कौन सी पद्धतियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो हम लोग पहले समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, जो उसकी एक प्रमुख पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के नाम से, हम लोग पहले उसके बुनियादी तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर दुर्खिम की दूसरी चर्चित कृतियों पर आएंगे। तो दरखाइम का ये मानना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। यहां पर हमें यह समझना होगा कि अगस्त कॉम्ट, जिनका एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव दुर्खिम पे पड़ा, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना और समाजशास्त्र की अध्ययन करने के तरीके का नाम दिया प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन करने का तरीका है, अर्थात अवलोकन के आधार पर और प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर निष्कर्षों को निकालना। प्राकृतिक जगत में जो वस्तुएं जैसी हैं, उन पर अवलोकन करना, उन पर परीक्षण करना, उन पर प्रयोग करना और उसके आधार पर निष्कर्षों को प्रस्तुत करना। तो कॉम्ट ने कहा कि समाजशास्त्र चूंकि एक प्रतिष्ठित विज्ञान है, इसलिए वो
प्रतिष्ठित प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि के अध्ययन करने के तरीके, जिसको पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है, उससे वो अध्ययन करने की कोशिश करेगा। लेकिन कालांतर में कॉम्ट के विचारों का विश्लेषण करने पर ऐसा लगा कि कॉम्ट ने एक वैज्ञानिक विषय की नींव तो रखी, लेकिन आगे चलकर कोई ऐसा अध्ययन करने का व्यवस्थित तरीका प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके माध्यम से वो ये बता सकें कि समाजशास्त्र किस तरह से आंकड़े इकट्ठा करके, उनका विश्लेषण करके और तथ्यों को सामने रखेगा। दरखाइम ये कमी पूरी करने की कोशिश करता है। और दरखाइम ने जब समाजशास्त्र को परिभाषित किया, तो बेहद आसान भाषा में हम समझ सकते हैं दरखाइम के शब्दों में कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। यहां पर प्रश्न ये है कि सामाजिक तथ्य से क्या अर्थ है दुर्खिम का? दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्य सोचने, अनुभव करने और क्रिया करने के तरीके हैं। कुछ लोग मिलते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं और क्रिया करते हैं, उससे एक तथ्य का निर्माण होता है, जिसे हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। और इन्हीं तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विषय समाजशास्त्र है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति ही बनाएंगे सामाजिक तथ्यों को। लोग मिलेंगे, अनुभव करेंगे, सोचेंगे और उसके आधार पर क्रिया करेंगे। जैसे परिवार, लोग मिले, उन्होंने उसके बारे में सोचा, अनुभव किया और क्रिया करने के एक तरीके को व्यवस्थित रूप प्रदान किया, जिसे हम परिवार कहते हैं। या जैसे कक्षा है जिसमें हम आप बैठकर पढ़ते और पढ़ाते हैं, या इस तरह के जितने भी समाज में ये व्यापक रूप से फैली हुई चीजें हैं, सभी सामाजिक तथ्यों का उदाहरण है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जब सामाजिक तथ्य बन जाता है, बनाते तो व्यक्ति हैं, लेकिन सामाजिक तथ्य जैसे ही निर्मित होता है, उसके दो प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। एक बाह्यता और एक बाध्यता। बाह्यता अर्थात व्यक्ति उसे निर्माण करेंगे, लेकिन जैसे ही वो चीज सामाजिक तथ्य के रूप में स्थापित हो जाएगी, वो व्यक्ति के दायरे के बाहर हो जाएगा और उन पर बाध्यकारी होगा समाज के नियमों के अनुसार। जैसे परिवार है, परिवार का निर्माण किया गया, लेकिन एक बार जब लोग परिवार के बंधन में बंध गए, तो यहाँ व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार की अवधारणा हो जाती है और परिवार के दायित्व, परिवार के नियम कानून, परिवार के तौर तरीके उस व्यक्ति विशेष पर या व्यक्तियों विशेष पर बाध्यकारी होते हैं और उनसे बाहर हो जाते हैं, उनकी क्षमता के परे हो जाते हैं। धर्म का स्वरूप व्यक्तियों ने निर्मित किया, लेकिन एक बार जब कोई धर्म का स्वरूप निर्मित हो गया, तो वो उनके उनके व्यक्तित्व के बाहर हो गया, उनके नियंत्रण के बाहर हुआ और उन पर बाध्यकारी हुआ। यहाँ प्रश्न ये है कि कोई भी सामाजिक तथ्य निर्मित होने के बाद किन अर्थों में बाध्यकारी होता है, अर्थात दबाव डालता है, अर्थात लोग उसके अनुरूप कार्य करने को बाध्य होते हैं। तो यह निर्भर करता है कि उस तथ्य की प्रकृति कैसी है। जैसे धर्म है, धर्म के तौर तरीके, धर्म के नियम कानून व्यक्तियों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से सामने आते हैं और व्यक्ति उनके नियमों कानूनों को मानने को ज्यादा मजबूर होता है, क्योंकि धर्म की पकड़ समाज में ज्यादा गहरी होती है। लेकिन बहुत से सामान्य तौर तरीके जिन्हें व्यक्ति निर्मित करता है अपने आप के आचरण को निर्धारित करने के लिए, उनके स्वरूपों में बदलाव होते रहते हैं। वो उस रूप में बाध्यकारी नहीं होते जिस रूप में धर्म जैसी चीजें जो समाज से बड़ी गहराई से जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभिवादन के तौर तरीके, कभी हम नमस्ते करते थे, पैर छूते हैं, नमस्ते भी, हेलो भी, हाय भी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ अपना स्वरूप बदलती भी रहती हैं और कई बार हम इनको उस रूप में बाध्यकारी नहीं मानते जिस रूप में इनके अर्थ हमें बताते हैं।
तो सामाजिक तथ्यों के दो विशेषताएं हो गई, बाध्यता और बाह्यता। इसके साथ ही दुर्खीम ने अपने विश्लेषण के क्रम में यह बताया कि सामाजिक तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तथ्य और एक व्याधिकीय या पैथोलॉजिकल सामाजिक तथ्य। जब दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का ये वर्गीकरण किया, तो उसके पीछे दुर्खीम ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। दुर्खीम ने कहा कि कोई भी सामाजिक तथ्य किन स्थितियों में सामान्य कहा जाएगा और किन स्थितियों में बाध्यकारी कहा जाएगा। तो दुर्खीम ने कहा कि इसके भी दो नियम हैं, एक सामान्यता या व्यापकता और एक उसकी उपयोगिता। अर्थात कोई भी सामाजिक तथ्य अगर उसका स्वरूप व्यापक है और वो समाज के लिए उपयोगी है, तो उसको हम सामान्य सामाजिक तथ्य की संज्ञा देंगे। लेकिन कोई भी सामाजिक तथ्य अगर किसी स्थान विशेष पर केंद्रित है और वो समाज के लिए उपयोगी न होकर नुकसानदायक है, तो हम उसको व्याधिकीय या पैथोलॉजिकल कहेंगे। जैसे धर्म। अब दरखाइम के लिए धर्म एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, क्योंकि ये समाज के कोई ऐसा समाज नहीं जहां धार्मिक स्वरूप और धार्मिक आचार विचार न पाए जाते हो, धर्म की अवधारणाएं न पाई जाती, अर्थात धर्म की व्यापकता है, इसलिए सामान्य है। दूसरा, धर्म लोगों को एक करने में अपनी भूमिका निभाता है, यानी धर्म की उपयोगिता भी है। तो इस आधार पर धर्म सामान्य सामाजिक तथ्य कहा जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि दुर्खीम ने एक ऐसा वाक्य प्रस्तुत किया अपने सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए, जिसके लिए दुर्खीम की बड़ी आलोचना होती है। दुर्खीम ने कहा कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है। तो लोगों ने कहा, उसके आलोचकों ने, कि अपराध का मतलब गैर कानूनी व्यवहार या असामाजिक व्यवहार, जो व्यवहार समाज के नियमों के विपरीत है, वो तो समाज के लिए अनुपयोगी है। और अगर कोई तथ्य अनुपयोगी है, तो दुर्खीम के ही वर्गीकरण के अर्थों में देखा जाए, तो जिस तथ्य की समाज के लिए उपयोगिता न होकर वो तथ्य समाज के लिए नुकसानदायक हो, वो सामान्य नहीं कहा जाएगा, व्याधिकीय कहा जाएगा। लेकिन दुर्खीम ने इसके पीछे तर्क प्रस्तुत किया। दुर्खीम ने कहा कि मैं अपराध को सामान्य सामाजिक तथ्य क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी समाज में आप देखें तो अपराध लगभग हर जगह मौजूद होता, कोई ऐसा समाज नहीं जहां अपराध न पाया जाता, यानी इसकी एक व्यापकता है। दूसरा ये है कि अगर जब अपराध कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो अपराधी को दंडित करने के बाद जब अपराधी को सजा मिल जाती है, तो उस समाज विशेष की एकता बढ़ जाती है। उस समाज विशेष को लगता है कि अंततः अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, इसलिए हमें अच्छे कार्यों की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो इस रूप में अपराध की एक उपयोगिता भी है। हाँ, दुर्खीम ये जरूर कहता है कि अगर अपराध की दर हद से ज्यादा हो जाए, तब अपराध सामान्य नहीं कहा जाएगा, वो व्याधिकीय कहा जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आतंकवादी घटनाएं जिसमें हत्याएं, तोड़फोड़ और व्यापक जनधन की हानि बड़ी सामान्य सी चीज दिखती है, दरखाइम कहेगा कि ये तो अपराध की बढ़ी हुई दर है, यहां अपराध अत्यधिक है और ये कि समाज के किसी खास हिस्से में, एक या दो हिस्से में होगा, व्यापक समाज का हिस्सा नहीं होगा, तो इसलिए इसकी व्यापकता नहीं मानी जाएगी। और दूसरा, जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसमें अपराध बहुत ज्यादा संख्या में दिखने लगे, तो उस समाज की एकता छिन्न भिन्न हो जाती है।
हम आप देखते हैं कि जब आतंकवादी घटनाएँ किसी स्थान विशेष पे बढ़ जाती हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी, तो उस स्थान की जो प्रशासनिक और तमाम व्यवस्थाएँ हैं, वो चरमरा जाती हैं। और इस तरह से दरखाइम ने बड़े आसानी से ये बताया कि हम लोग अपराध को, खासकर अपराध की बढ़ी हुई दर को इस रूप में ले सकते हैं कि वो अपराध की बढ़ी हुई दर एक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। अब दुर्खिम के इस वर्गीकरण के बाद और इस चर्चा के बाद नंबर इस बात का है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए कौन से नियम प्रस्तुत किए। तो दुर्खिम ने इस संदर्भ में दो नियम बताए, दो प्रमुख नियम बताए। एक, कि दुर्खिम ने कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। यहां बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की बात की। प्रत्यक्षवाद यानी प्रत्यक्षवाद यानी निष्कर्षों को निकालना किस तरह से, अवलोकन करके, परीक्षण करके, प्रयोग करके निष्कर्षों को प्राप्त करना। लेकिन ऐसा कॉम्ट के विश्लेषण में पाया जाता है कि कालांतर में कॉम्ट उतने वैज्ञानिक नहीं रह गए, थोड़ा दार्शनिकता का पुट उनमें आ गया। तो कॉम्ट ने जहां पर अपनी बात खत्म की थी, दरखाइम उसको और व्यवस्थित स्वरूप देने की कोशिश करता है। दरखाइम ने कहा जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद का अर्थ ये है कि हम सामाजिक तथ्यों को ठीक वैसे ही समझें जैसे प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक वस्तुओं को समझता है, प्राकृतिक तथ्यों को समझता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि तमाम प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चीजों को जिस रूप में देखते हैं, हम वैसे ही परिवार, विवाह, नातेदारी या तमाम सामाजिक तथ्यों को उसी रूप में देखें, अर्थात वस्तु के रूप में देखें। और इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात दुर्खिम ने कही कि जब हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करें, तो शोधकर्ता को अपनी पूर्व मान्यताओं का निराकरण कर देना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां दरखाइम के नियमों में, दरखाइम के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियमों के बताने के क्रम में वस्तुनिष्ठता झलक रही है। वस्तुनिष्ठता यानी तथ्यों का निष्पक्षता पूर्वक परीक्षण करने की क्षमता और योग्यता। हमारी भावनाएं क्या कह रही हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी सामाजिक तथ्य जैसा है, वैसा ही हम उसके बारे में वर्णन करें, वस्तु के रूप में माने। जैसे प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत का अध्ययन करते हुए मानते हैं। तो हम जब प्राकृतिक विज्ञानों के नजरिए से देखें और हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हों, तो हम जैसे जैसे हम किसी रंग का अध्ययन कर रहे हैं, किसी कलर का अध्ययन कर रहे हैं, और मान लीजिए कि हमें वो कलर पसंद नहीं है, हमें दूसरा रंग पसंद है, तो हमारी पसंदगी या हमारी भावनाएं या हमारी पूर्व मान्यताएं हमारे अध्ययन को प्रभावित ना करें। जिस रंग का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके विविध पक्षों को हम उजागर करें, उसके ऊपर प्रयोग करके, परीक्षण करके, अवलोकन करके फिर निष्कर्षों को निकालें। ऐसे ही जब हम परिवार या समाज के किसी भी तथ्य का अध्ययन करें, तो हम अपनी पूर्व मान्यताओं का निराकरण कर दें। हम अपनी भावनाओं को किनारे कर दें, निष्पक्ष होकर अध्ययन करें। तो ये दो नियम बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में। पहला मैंने बताया कि इनको वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करते वक्त शोधकर्ता को समस्त पूर्व मान्यताओं का निराकरण कर देना चाहिए। अब इसके बाद एक और खास बात जो दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में आती है। देखिए, दुर्खिम के समय में मनोविज्ञान एक प्रतिष्ठित स्वरूप ले चुका था। तो दुर्खिम के सामने ऐसे भी विचारक थे जो मनोवैज्ञानिक थे और जिनका एक मतलब वैचारिक धरातल पर टकराहट चला करती थी दुर्खिम के समाजशास्त्र से
उन विचारकों के द्वारा व्यक्त किए गए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण थे। तो दुर्खीम इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विचारक है कि न केवल सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियमों को स्पष्ट करता है, बल्कि समाजशास्त्र को एक स्पष्ट स्वरूप देना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि कैसे समाजशास्त्र दूसरे सामाजिक विज्ञानों से नितांत अलग किस्म का विज्ञान है। तो दुर्खिम ने कहा कि हमारे अध्ययन की विषय वस्तु व्यक्ति नहीं है, हमारे अध्ययन की विषय वस्तु समाज है या व्यक्तियों का समूह है। सामूहिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष या वैयक्तिक घटनाओं का। तो दरखाइम का ये जो अध्ययन करते हुए दरखाइम ने अपनी ये बात कही, इस बात ने आगे चलकर न केवल दरखाइम के विचारों को प्रभावित किया, बल्कि दरखाइम के अनुसरण में जो तमाम सामाजिक विचारक और समाजशास्त्री विचारक आए, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि समाजशास्त्र की अध्ययन की विषय वस्तु सामूहिकता है, न कि वैयक्तिकता, और इस अर्थ में समाजशास्त्र मनोविज्ञान से अलग हो जाता है या दूसरे सामाजिक विज्ञानों से अलग हो जाता है। सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण में दरखाइम अगला नियम जो बताता है, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनमें से अति महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। 2 नियम मैं बता चुका कि अध्ययन करते वक़्त वस्तुओं के रूप में समझिए, पूर्व मान्यताओं को निराकरण कर दीजिए। तीसरी बात, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन या सामूहिकताओं का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, न कि वैयक्तिकता का या व्यक्तिगत घटनाओं का। और चौथी बात ये कि जब कोई सामाजिक तथ्य का हम अध्ययन करें, तो हमें यह देखना होगा कि उस सामाजिक तथ्य का कारण क्या है और उस सामाजिक तथ्य का प्रकार्य या फंक्शन या उसका अंतिम परिणाम क्या है। हमने आपसे शुरुआत में कहा कि दुर्खिम एक ऐसा विचारक है जिसके सारे अध्ययनों के केंद्र में एकता है। एकता उसके अध्ययनों के केंद्र में सबसे बड़ी चुनौती। हमने आपसे बात की थी शुरुआत में ही कि दरखाइम जिस दौर में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, वो दौर व्यावसायिक विविधता का है। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बाद का जो दौर आया, तो दरखाइम के सामने समस्या थी कि इस वैयक्तिक स्वायत्तता की वृद्धि में जो समाज अपना एक नया आकार ले रहा है, उसमें सामाजिक एकता के सूत्र कैसे तलाशे जाएं। तो दरखाइम ने ये अपनी अवधारणा प्रस्तुत की कि कोई भी सामाजिक तथ्य होगा, वो एकता को लाएगा। हमने अभी सामान्य सामाजिक तथ्यों की चर्चा की कि उनकी कोई उपयोगिता होती है समाज के लिए। तो किसी भी सामाजिक तथ्य के अध्ययन करते वक्त उसके कारण को देखिए और उसका प्रकार्य या परिणाम या उसका अंतिम रूप से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो प्रकार्य हमेशा दरखाइम के लिए एकता की तरफ होगा, क्योंकि दरखाइम मूलतः प्रकार्यवादी विचारक माना जाता है। प्रकार्यवाद समाजशास्त्र में एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो सामाजिक विषय वस्तु के भीतर हमेशा एकता संतुलन की तलाश करता है। देखने का एक नजरिया है जो सामाजिक तथ्यों में एकता को तलाश करता है और एकता के फ्रेम में ही किसी चीज को समझने की कोशिश करता है। तो दरखाइम के लिए कोई सामाजिक तथ्य है तो उसका प्रकार्य होगा कि वो एकता स्थापित करेगा समाज में। और उसका कारण, यहां एक बात और महत्वपूर्ण आपको समझनी होगी। जैसा मैंने अभी बताया कि दुर्खिम के सामने ये चुनौती थी कि उसके समय में जो दूसरे समाज विज्ञान अपना एक विशिष्ट विकास कर चुके थे और एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर चुके थे, जिनकी चर्चा उस दौर के बौद्धिक जगत में हो चुकी थी, जैसे शुरुआती दौर के जो अर्थशास्त्री विचार हैं, मनोविज्ञान है या मानव शास्त्र हैं। तो दुर्खिम के सामने ये चुनौती थी कि समाज का अध्ययन करते वक्त जो सामाजिक तथ्य हैं, उनको स्पष्ट तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए, जिससे लोगों को लगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन करने का तरीका बिल्कुल अलग है और ये जो विषय हैं, वो अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। तो दरखाइम ने कहा कि जब किसी
तथ्य के किसी सामाजिक तथ्य के कारण की तलाश हमें करनी होगी, तो हमें ये देखना होगा कि उसके कारणों को हम किसी दूसरे सामाजिक तथ्य में तलाश करें, किसी और चीज में नहीं। मैं इसका एक उदाहरण दरखाइम के एक प्रमुख अध्ययन से देता हूं। दरखाइम ने आगे चलकर एक बड़ी मशहूर किताब लिखी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का एक व्यापक अध्ययन है। वहां पर जो धर्म का स्वरूप पाया जाता है वो टोटमवाद है। टोटम को लेकर उनकी मान्यता है कि ये उनके कबीले की, उनके समुदाय की रक्षा करता है। तो उन अरुंटा जनजातियों में जो टोटम है उसका नाम है चुरिंगा। चुरिंगा एक पक्षी है। तो दरखाइम ने जब अपने धर्म के अध्ययन पर इस प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा, तो दरखाइम की धर्म की परिभाषा भी निकल के सामने आई कि विश्वासों और व्यवहारों की व्यवस्था जो अपने मानने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। यहां देखिए, नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है विश्वासों और व्यवहारों की एक व्यवस्था जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। अर्थात धर्म एक ऐसी विश्वासों और व्यवहारों की व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है और जो अपने मानने वालों को एक समुदाय में जोड़ देता है। यहां धर्म का प्रकार ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लोगों को आपस में एक कर देना। अब दरखाइन के अध्ययन करने के फार्मूले पे आइए। धर्म एक सामाजिक तथ्य है जिसका एक प्रकार है एकता स्थापित करना। अभी आपने देखा उसकी परिभाषा में। लेकिन धर्म एक सामाजिक तथ्य है तो सामाजिक तथ्य का कारण भी तलाशना होगा। और जब सामाजिक तथ्य का कारण हम तलाशेंगे तो उसको किसी दूसरे सामाजिक तथ्य में ही तलाशेंगे, किसी और तथ्य में नहीं। यहां पर जब हम धर्म की व्याख्या जो दुर्खिम ने प्रस्तुत की उसके कारणों की तलाश करते हुए अगर हम उसको देखें, तो दुर्खिम ने दो उस समय के दो प्रचलित सिद्धांतों की चर्चा की जो धर्म के प्रारंभिक स्वरूप की व्याख्या करते हैं। इसमें एक मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद है और एक टायलर का आत्मावाद है। प्रकृतिवाद में यह कहा गया कि शुरुआती दौर में जो प्राकृतिक घटनाएं घटती थीं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, पानी गिरना, आग लग जाना, तो आदिम मनुष्य इनकी व्याख्या नहीं कर पाता था। तो इनके प्रति एक आदर युक्त भय जन्म लेता था। और धर्म का प्राचीनतम स्वरूप यहीं से निकल के आता है जब मनुष्य इनको अलौकिक ताकतों का परिणाम मानना शुरू करता। दुर्खिम ने कहा कि ये जो आदर युक्त भय शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्राकृतिक घटनाओं के प्रति आदर युक्त भय को मानकर अलौकिक ताकत की अवधारणा का एक जन्म ले रहा, ऐसा कहा जा रहा है, ये तो भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या हुई। इसमें सामाजिक तथ्य और समाजशास्त्री व्याख्या कहां से आ गई? ऐसे ही टायलर ने कहा कि धर्म का प्राचीनतम स्वरूप आत्मावाद है। आदिम मनुष्यों ने हर चीज, हर घटना और हर वस्तु के भीतर आत्माओं का अस्तित्व माना और उनकी पूजा अर्चना से धीमे धीमे धर्म का प्राचीनतम स्वरूप ग्रहण करता गया, एक आकार लेता गया। दुर्खिम कहता है कि भाई ये तो एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या ज्यादा है और धर्म एक सामाजिक तथ्य है, तो उसका कारण हमें दूसरे सामाजिक तथ्य में ही तलाशना होगा। और दुर्खिम ने यहां अपनी प्रसिद्ध स्थापना प्रस्तुत की कि समाज ही ईश्वर है। ईश्वर और कुछ नहीं है, मनुष्यों द्वारा बनाई हुई एक कृति है। एक तरीके से दुर्खिम यहां ईश्वर का मानवीकरण कर रहा है, समाज के धरातल पे ले आ रहा है। चुरिंगा जो अरुंटा जनजाति में टोटम है, वो असल में अरुंटा जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई एक कृति है कि उनका विश्वास है कि ये इनकी रक्षा करेगा। तो धर्म
एक सामाजिक तथ्य है जिसका कारण दूसरे सामाजिक तथ्य में ही तलाशना चाहिए। और धर्म एक ऐसी विश्वासों की व्यवस्था से संबंधित होता है जो पवित्र होती, पावन होती हैं। यहां दुर्खिम ने विश्वासों को दो भागों में बांटा। कहा दुनिया में पूरे विश्वास पावन होते हैं या अपावन होते हैं। तो पावन वो विश्वास होते हैं जो सामूहिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। अपावन वो विश्वास होते हैं जो वैयक्तिक जीवनचर्या और वैयक्तिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। दरखाई अरुंटा ट्राइब का एग्जाम्पल देता है कि दैनिक जीवन में जो लोग तमाम क्रियाकलाप करते हैं वो अपावन किस्म की विश्वास है। लेकिन जैसे ही लोग समूह में आते हैं और चुरिंगा को लेकर तमाम तीज त्योहार मनाए जाते हैं, उन तीज त्योहारों को मनाए जाने और उनके अनुपालन किए जाने के क्रम में धर्म से संबंधित विश्वास पनपते हैं। जैसे उसने अरुंटा जनजाति के एक प्रसिद्ध उत्सव कोरोबेरी का उदाहरण दिया कि कोरोबेरी जैसे सामूहिक उत्सव धीमे धीमे धर्म के स्वरूप को, धर्म से जुड़ी विश्वासों की व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं। तो ये धर्म की चर्चा है दरखाइम के सिद्धांत के अनुसार। अब दरखाइम के इसी अध्ययन करने के फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं जो उसने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में कहा, और एक दूसरी कृति का उदाहरण पेश करते हैं जो कि उसकी पहली पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो उसकी मूलतः पीएचडी थीसिस है, शोध प्रबंध है जिस पर उसने पीएचडी डिग्री हासिल की और बाद में पुस्तक के रूप में उसे पब्लिश कराया। दरखाइम ने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर एक सामाजिक तथ्य है और इस सामाजिक तथ्य का जो परिणाम है वो एकता है, जो प्रकार्य है वो एकता है। डिवीजन ऑफ लेबर, खासकर जो विशेषीकृत डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन है, वो 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक औद्योगिक क्रांति अपना चरम स्वरूप ले चुका था, आकार ले चुका था, और उसके बाद जो दौर एक नया समाज विकसित हुआ था जिसको पूंजीवाद कहा गया, तो इस समय में धीमे धीमे श्रम के विभाजन का स्वरूप अति विशिष्टीकरण की तरफ बढ़ता गया। पूर्व औद्योगिक समाजों में श्रम का विभाजन सरलतम होता है, छोटा सरल रूप में होता है। गांव देहातों में या खेतीहर समाजों में कार्यों का बहुत स्पष्ट बंटवारा नहीं होता। लगभग हर आदमी हर तरह के काम करते हुए दिखाई दे जाता है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है वैसे वैसे कार्य ज्यादा विशिष्ट स्वरूप लेते नजर आते हैं और हर काम को करने के लिए अलग अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता होने लगती है। तो जैसे जैसे विशेषज्ञों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, समाज में श्रम का विभाजन विशेषीकृत होता है और धीमे धीमे वो अति विशेषीकृत की तरफ चला जाता है। तो दुर्खीम जब अध्ययन कर रहे थे श्रम के विभाजन का, और जिसमें उनका मुख्य प्रश्न ये था कि इस विशेषीकृत श्रम के विभाजन में एकता के सूत्र कैसे तलाशे जाएं, तो दुर्खीम ने पाया कि श्रम का विभाजन अर्थशास्त्रियों, खासकर जो शुरुआती अर्थशास्त्री हैं जिनको शास्त्रीय या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उनके दायरे की विषय वस्तु माना जाता है। ये माना जाता है कि चूंकि औद्योगिकरण एक आर्थिक घटना है, तो औद्योगिकरण से जुड़े हुए तमाम पक्ष अर्थशास्त्रियों के ही अध्ययन के दायरे में आएंगे। दुर्खिम ने कहा ऐसा नहीं है, श्रम का विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। हम अर्थशास्त्रियों की व्याख्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसको समाजशास्त्री नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जो उपयोगितावादी अर्थशास्त्री थे, जिनका नारा था अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत, उन्होंने जब श्रम के विभाजन के कारणों का विश्लेषण किया तो ये कहा कि श्रम का विभाजन असल में मनुष्यों को खुशी मिलती है, इसलिए श्रम का विभाजन करते हैं। ज्यादा श्रम का विभाजन यानी उनको ज्यादा खुशी प्राप्त होती है, इसलिए वो ज्यादा श्रम का विभाजन करते हैं। खुशी या हैप्पीनेस मनुष्यों के प्रत्येक व्यवहार के मूल में है, ऐसा एक आसान भाषा में हम उपयोगितावादी अर्थशास्त्रियों को के विचारों के निचोड़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। कहा ही उन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। दरखाइम ने कहा कि हम श्रम का विभाजन करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, यानी खुशी या हैप्पीनेस
श्रम के विभाजन का कारण न होकर श्रम के विभाजन का परिणाम हो सकता है। और चूंकि श्रम का विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए श्रम के विभाजन को हम दूसरे सामाजिक तथ्यों के संदर्भों में ही तलाशने की कोशिश करेंगे। और दुर्खिम ने कहा कि ये सामाजिक तथ्य क्या है जो श्रम के विभाजन का कारण बनता है। तो उसने कहा समाज का बढ़ता हुआ घनत्व और समाज का बढ़ता हुआ नैतिक घनत्व। अर्थात जैसे जैसे समाज में घनत्व बढ़ता जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व औद्योगिक समाजों से जब हम औद्योगिक समाज की तरफ जाते हैं तो समाज का घनत्व बढ़ता चला जाता है। गांव देहातों में, एग्रेरियन सोसाइटीज में जनघनत्व बहुत कम होता है, और शहरों में या जहां पर औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वहां कम स्थान में ज्यादा लोग रहते हैं। तो दुर्खिम ने कहा जैसे जैसे समाज का घनत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह समाज की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इस बढ़ते हुए इस घनत्व के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई रोजगार प्रदान करे। और जैसे ही समाज के बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हम समाज की नैतिक जिम्मेदारी को लगा देते हैं कि समाज प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देगा, अर्थात धीमे धीमे कम जगह पे अलग अलग किस्म के रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो दुर्खिम ने कहा कि जैसे जैसे अलग अलग किस्म के कार्यों को करने के लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, श्रम का विभाजन सामान्य से विशेषीकरण की तरफ होता चला जाएगा। इसलिए श्रम के विभाजन का कारण समाज का बढ़ता हुआ नैतिक घनत्व है। अब दुर्खिम ने यहां एक खास बात और कही, श्रम का विभाजन है तो वो एकता लाएगा, क्योंकि दुर्खिम मूलतः एक प्रकारवादी विचारक है। और जैसा मैंने बताया कि प्रकारवाद एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसको लोकप्रिय करने का सर्वप्रथम श्रेय दुर्खिम को जाता है। और प्रकारवाद किसी भी सामाजिक इकाई को इस रूप में देखता है कि वह सामाजिक इकाई समाज में किस रूप में एकता को स्थापित करती है। देखने का एक नजरिया है जो समाज के प्रत्येक तथ्य को इस रूप में देखता है कि वो समाज में कहां तक एकता स्थापित करता है। तो दुर्खिम ने कहा श्रम का विभाजन है तो वो एकता तो लाएगा, लेकिन चूंकि श्रम के विभाजन का स्वरूप अलग है। जैसे दुर्खिम ने कहा कि जो पूर्व औद्योगिक समाज है वहां सरल किस्म का श्रम का विभाजन है, और जब समाज में औद्योगिकरण बढ़ता चला जाता है तो श्रम का विभाजन विशेषीकृत होता चला जाता है। तो अगर श्रम का विभाजन है तो एकता होगी, एकता वो लाएगा, लेकिन सरल श्रम का विभाजन और विशेषीकृत श्रम का विभाजन दो अलग अलग श्रम के विभाजन है, अर्थात एकता का स्वरूप भी अलग अलग होगा। तो पूर्व औद्योगिक समाजों से औद्योगिक समाज की तरफ हम बढ़ते हैं तो सामान्यता से जटिलता बढ़ती है। यहां देखिए फिर उद्विकास शब्द अपने स्वरूप को दिखा रहा। उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर के बाद तो समाजशास्त्र में बहुत चर्चित हो गया। दरखाइम में भी देखिए, दरखाइम कह रहे हैं पूर्व औद्योगिक समाज से औद्योगिक समाज की तरफ जो प्रस्थान है वो असल में सरल श्रम के विभाजन से विशेषीकृत श्रम के विभाजन की तरफ एक प्रस्थान है। और सरल श्रम का विभाजन होगा तो वहां पर यांत्रिक किस्म की एकता होगी, लोग यंत्रवत अपने कार्यों को करते हुए एक दूसरे से जुड़ेंगे। लेकिन अगर श्रम का विभाजन विशेषीकृत होगा, जो दुर्खिम के सामने अपना आकार ग्रहण कर चुका था, औद्योगिक क्रांति के बाद का जो दौर है वो एक विशेषीकृत श्रम का विभाजन ला चुका था। तो दुर्खिम कहता है कि ये जो नया श्रम का विभाजन है जिसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट हैं, इसमें भी एकता है, और ये एकता सावयवी एकता है। सावयव यानी शरीर। जब हम वयस्क शरीर होते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग भले ही अलग अलग कार्यों को करते हों,
लेकिन मिलजुल कर पूरे शरीर की एकता को बनाए रखने में सफल होते हैं। दुर्खिम कहता है कि ऐसे ही समाज में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ भले आ जाएं, लेकिन हर विशेषज्ञ दूसरे काम को करने के लिए दूसरे विशेषज्ञ पे वैसे ही निर्भर है, जैसे शरीर का कोई अंग दूसरे कार्य के लिए दूसरे अंग पर निर्भर। हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है। हाथों में भी बाएं और दाएं हाथ के कार्यों का अलग-अलग वर्णन। लेकिन हाथ ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र है शरीर से, पैर ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र है शरीर से। चलने के लिए हमें पैरों का सहारा लेना पड़ेगा। खाने के लिए और लिखने पढ़ने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ेगा। देखने के लिए आँख का सहारा लेना पड़ेगा। हम देखेंगे तभी चलेंगे। चलते हुए हमें हाथ भी सहारा देते हैं। अर्थात प्रत्येक अंग का कार्य अलग है, लेकिन प्रत्येक अंग अपने दूसरे कार्यों के लिए दूसरे अंगों पर बुरी तरह निर्भर है। यानी निर्भरता बढ़ गई। अंगों का विशेषीकरण बढ़ा। बच्चा छोटा होता है तो अंगों के कार्यों में उतनी विशिष्टता नहीं होती और बच्चे को जानकारी भी उतनी नहीं होती। पूर्व औद्योगिक सम, पूर्व औद्योगिक समाज या खेतिहर समाजों में लोगों को विविध प्रकार के कार्यों की उतनी स्पष्ट जानकारी नहीं होती। यंत्रवत लोग कार्य करते हैं। ऐसे ही जब शरीर वयस्क हो जाता है, हर अंग का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन दूसरे अंगों पर निर्भरता छोटे बच्चे की तुलना में बढ़ जाती है। ऐसे ही समाज में जैसे कोई अकाउंटेंट है, अपने कार्य का एक्सपर्ट है, लेकिन उसको तकनीकी की सहायता लेनी है तो इंजीनियर के पास जाएगा। उसको कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर अपने कार्य का विशेषज्ञ है, लेकिन इंजीनियर, अकाउंटेंट या दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनके बगैर नहीं चल सकता। सभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास भेजेंगे। अध्यापक अपने दूसरों कार्यों के लिए बाकी सब पर निर्भर होगा। तो ये जो एकता है, ये सावयवी प्रकार की एकता है और ये ज्यादा मजबूत किस्म की एकता है पूर्व की तुलना। और दुर्खीम इसी क्रम में ये कहता है कि जब हम यांत्रिक एकता या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के दौर में होते हैं, जो पूर्व औद्योगिक समाजों में होता है, उस समय एक सामूहिक चेतना का स्वरूप होता है। हर कोई चूंकि यंत्रवत कार्यों को करता है, तो एक मिली-जुली चेतना विकसित होती है। और दुर्खिम कहता है कि जब सावयवी एकता का स्वरूप आता है, जब प्रत्येक कार्य अलग-अलग विशेषज्ञों के द्वारा करने के बाद भी दूसरे कार्यों के लिए दूसरों विशेषज्ञों पर बुरी तरह निर्भरता बढ़ जाती है, तो यहां पर सामूहिक प्रतिनिधान है। हर कार्य का, समाज के हर विशेषज्ञ अलग-अलग कार्यों का प्रतिनिधि है, लेकिन वो प्रतिनिधान एक सामूहिकता में है, उसके बगैर समाज चल ही नहीं पाएगा। इंजीनियर अपने घर में रहेगा जब तक बाकी लोग उससे अपनी सलाह न लें। डॉक्टर निस अ, डॉक्टर निष्क्रिय रहेगा अगर दूसरे लोग उससे चिकित्सीय सहायता न लें। तो इस तरह हर आदमी अपने-अपने कार्यों को करने का एक प्रतिनिधि मात्र है, लेकिन निर्भरता सामूहिक है। और ये जो सामूहिक प्रतिनिधान है, ये सामूहिक चेतना से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और दुर्खिम ने इसी में एक छोटी-सी चीज़ और कही कि जब यांत्रिक एकता का समय होता है या पूर्व औद्योगिक समाज जिसे कहता है, वहाँ पर दमनकारी किस्म के कानून होते हैं और जब सावयवी एकता आती है, जहाँ विशेषीकृत श्रम का विभाजन होता है, जहाँ सामूहिक प्रतिनिधान होता है, वहाँ जो कानून हैं, वो प्रतिकारी अथवा सुधारवादी हो जाते हैं। तो ये दुर्खीम का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक, उसके सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करने के नियम। दूसरा, दुर्खीम के धर्म के विचार, धर्म संबंधी सिद्धांत। और तीसरा, दुर्खीम का जो पहली पुस्तक है श्रम के विभाजन का जो वर्णन किया है, उसका उसका हमने आपके सामने चर्चा प्रस्तुत की। अब आखिरी में दुर्खीम की एक और कृति है, सुसाइड या आत्महत्या। इसकी थोड़ी चर्चा कर लें संक्षिप्त। आत्महत्या एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति इस रूप में अपने को ले आता है कि अब इसके बाद उसका जीवन बेकार बेकार है और वो आत्महत्या कर लेता है।
तो सामान्य रूप में देखा जाए तो आत्महत्या मनोविज्ञान के दायरे की विषय वस्तु है, उसका विषय क्षेत्र है आत्महत्या। दरखाइम ने चूंकि समाजशास्त्र को एक स्पष्ट स्वरूप देना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि समाजशास्त्र जिन तथ्यों का अध्ययन करता है वो कैसे बाकी दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अलग हैं। तो दुर्खीम ने कहा कि हम आत्महत्या की दर का अध्ययन करते हैं, न कि आत्महत्या का, क्योंकि आत्महत्या की दर एक सामूहिक घटना है और आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है। और दुर्खीम ने आत्महत्या की दर को विभिन्न सामाजिक कारकों से जोड़ा और कहा कि ये सामाजिक कारक हैं जो एक एक तरह की आत्महत्याओं को प्रेरित करते हैं। दुर्खीम ने कहा कि दो सामाजिक कारक हैं, एकीकरण या इंटीग्रेशन और दूसरा रेगुलेशन या नियमन। दुर्खीम ने कहा कि एकीकरण जो होता है उसकी भी दो मात्रा हो सकती है, अत्यधिक एकीकरण, निम्न एकीकरण, अर्थात व्यक्ति का समाज से जुड़ाव बहुत ज्यादा हो या व्यक्ति का समाज से जुड़ाव लगभग न के बराबर हो। तो दुर्खीम ने चार प्रकार की आत्महत्याएं बताई, मूलतः तीन प्रकार, और चौथा प्रकार उसने फुट नोट या पाद टिप्पणी में चर्चा किया उसका। उसने कहा कि तीन मुख्य प्रकार, परार्थवादी, अहमवादी, एनामिक या नियम विहीनता, और चौथा जिसकी चर्चा उसने फुटनोट में की है, घातक या फेटलिस्टिक। तो उसने कहा परार्थवादी अर्थात दूसरे के हित के लिए कार्य करना। तो परार्थवादी प्रकार की आत्महत्याएं तब होती हैं जब व्यक्ति का समाज से एकीकरण बहुत ज्यादा होता है। कोई आदमी समाज के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दे, ऐसा तभी होगा जब उसका समाज से जुड़ाव बहुत ज्यादा हो। जैसे जौहर का एग्जाम्पल दिया दरखाइम ने, जो एक सामूहिक घटनाओं का, आत्महत्याओं का उदाहरण है मध्यकाल के भारत का। या जैसे जापान के हाराकिरी का उदाहरण दिया कि जापान में सैनिक अगर पराजय का सामना करते हैं तो वो अपनी जनता को अपना पराजित चेहरा दिखाने के बजाय पेट में छुरा मारकर आत्महत्या कर लेना पसंद करते हैं। या जैसे अगर आप देखें हाल के दिनों में जो ये सुसाइडल बॉम्बर अटैक है जिसमें लोग अपने को बम से उड़ा देते हैं अपने समुदाय के निर्देश के क्रम में, यानी अपने समुदाय के लिए जान दे देना, अपने समूह के लिए जान दे देना, परार्थवादी आत्महत्याएं। और अहमवादी, यानी जब व्यक्ति का अहम समाज की तुलना में ऊपर हो जाए या हमारा एकीकरण समाज से निम्न अवस्था में पहुंच जाए। दुर्खीम ने यहां पर सहसंबंध शब्द प्रयोग किया एक्सप्लेन करने के लिए, कनकॉमिटेंट वेरिएशन। उसने विभिन्न आंकड़ों की तुलना की। उसने कहा जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक सामूहिक जीवन जीते हैं, प्रोटेस्टेंट वैयक्तिक जीवन जीते हैं। ये दरखाइम के समय के विश्लेषण की बात। तो उसने पाया अपने दौर के आंकड़ों के विश्लेषण में, जब उसने सहसंबंध स्थापित किया, तुलनात्मक परिचय दिया, तो कहा कैथोलिकों में आत्महत्या की दर कम है, प्रोटेस्टेंट में आत्महत्या की दर ज्यादा है। ऐसे ही उसने विवाहित अविवाहित के बीच की तुलना की, कहा विवाहितों में आत्महत्या की दर कम है क्योंकि एकीकरण ज्यादा है, अविवाहितों में आत्महत्या की दर ज्यादा है क्योंकि समाज से जुड़ाव नहीं के बराबर है, अकेला आदमी। ऐसे ही दरखाइम ने विवाहितों में भी दो कैटेगरी बनाई, ऐसे विवाहित जिनके बच्चे हैं, वहां एकीकरण थोड़ा और ज्यादा है, उनमें आत्महत्या की दर और कम है, और ऐसे विवाहित जिनके बच्चे नहीं हैं, वहां एकीकरण थोड़ा कम है और आत्महत्या की दर उन विवाहित परिवारों की तुलना में ज्यादा है जिनके बच्चे हैं। तो जब व्यक्ति का अहम समाज से ऊपर चला जाए, एकीकरण निम्न स्तर पर पहुंच जाए, उस समय की जो आत्महत्याएं हैं आमवादी। और एनामिक, एनामिक आत्महत्याएं तब होती हैं जब नियमन, जैसे एकीकरण के दो कैटेगरी बनाई ना, उच्च एकीकरण, निम्न एकीकरण, ऐसे ही नियमन की दो अवस्थाएं बताई, उच्च नियमन यानी नियमों कानूनों का अत्यधिक प्रभाव, और निम्न नियमन अथवा नियमों कानूनों का निम्नतम प्रभाव। तो जब बिल्कुल अराजकता की अवस्था आती है, नियम कानून बुरी तरह टूट जाते हैं, तो उसको कहा दुर्खीम ने कि ये यहाँ पर जो आत्महत्याएं होती हैं वो एनामिक प्रकार की होती हैं।
नियम विहीन आत्महत्याएं होती। और एक चौथा आत्महत्या का प्रकार जिसको वो फुटनोट में डिस्कस करता है, जिसको कहता है घातक आत्महत्या, वो तब होती है जब समाज के नियमों का जो प्रभाव है वो अत्यधिक हो। जैसे दुर्खीम ने प्राचीन रोमन साम्राज्य का उदाहरण दिया, जिसमें दास व्यवस्था पाई जाती थी। दासों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं था, वो मालिक की संपत्ति हुआ करते थे। तो बहुत से दास आत्महत्या कर लेते थे कि ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि जीवन न जिया जाए, क्योंकि वो अपने दासत्व को छोड़ने का अधिकार उनको नहीं था। तो घुट घुट के जीने से अच्छा था कि वो मर जाते, ऐसा उनको लगता था। तो दासों में जो आत्महत्याएं थी, दरखाइम उसको घातक आत्महत्या की श्रेणी में रखता है। यहां मैंने आपको बताया कि चार तरह की आत्महत्याएं जो दो सामाजिक कारकों की दो चरम अवस्थाओं को से जोड़ता है। परार्थवादी तब जब एकीकरण बहुत ज्यादा महसूस हो, अहमवादी तब जब एकीकरण निम्न अवस्था में महसूस हो, एनामिक या नियम विहीन आत्महत्या तब जब नियमन समाज में लगभग खत्म हो जाए, अराजकता आ जाए, और घातक आत्महत्या तब जब समाज के नियमों कानूनों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो। तो देखिए कैसे सामाजिक कारकों से आत्महत्या के प्रकारों को जोड़ा, और एक ऐसा विषय वस्तु जो मनोविज्ञान के दायरे का माना जाता था, उसको समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दुर्खीम ले आया। तो दुर्खीम इस रूप में बड़ा व्यवस्थित समाजशास्त्री है, जिसने समाजशास्त्र को बड़ा स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया। और दरखाइम वो पहला व्यक्ति है जो इस तरह का स्वरूप प्रदान कर रहा है। इसीलिए दरखाइम के सामने चुनौती बहुत ज्यादा थी। एक तरीके से वो बुनियाद रख रहा है समाजशास्त्र की। और यहाँ पर एक आखिरी में एक तथ्य मैं और चर्चा करना चाहूंगा आपके सामने, एनामी या नियमहीनता। ये दुर्खीम ने सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर नामक पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि जब श्रम का विभाजन आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, असामान्य हो जाए, जरूरत न हो तब भी बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, तब एकता नहीं आएगी, तब नियम कानून टूटेंगे, एनामी आएगी। तो नियमहीनता या एनामी की चर्चा दरखाइम ने सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो पुस्तक लिखी थी उसमें की थी, कि श्रम का विभाजन एकता तो लाता है, लेकिन श्रम का विभाजन अगर असामान्य हो जाए, आवश्यकता से बहुत ज्यादा हो जाए, अथवा जबरदस्ती काम करवाया जाए, बलात् श्रम का विभाजन दबाव की वजह से, तो भी अराजकता की स्थिति आती है। और एनामी शब्द का दूसरा प्रयोग दरखाइम करता है आकर आत्महत्या नामक कृति में, जिसमें वो एनामिक सुसाइड या नियम विहीन आत्महत्या की चर्चा करता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विचारक दुर्खीम, आज का जो कोर्स था BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थियरीज टॉपिक, इसमें हमने देखा है कि एक महत्वपूर्ण विचारक दरखाइम, जो 19वीं शताब्दी के समय से प्रभावित है, जिसका सामाजिक संदर्भ 19th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल सोसाइटी और कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, और जिसके बौद्धिक संदर्भों में विभिन्न विषयों के विद्वान आते हैं, जैसे उपयोगितावादी अर्थशास्त्री, जैसे मैक्स मूलर, जैसे टायलर, या दरखाइम के पहले के समाजशास्त्री जैसे अगस्त कॉम्ट, और दरखाइम के दौर के मनोविज्ञान के लोग। ये उसका एक समग्र बौद्धिक परिप्रेक्ष्य है, जिनसे वो प्रभावित होता है, जिनकी वो आलोचना भी करता है, और उनमें से कुछ चीजों को वो आगे विस्तार भी देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगस्त कॉम्ट ने जहां पर अपनी बात खत्म की थी, और ये माना गया कि कॉम्ट आखिरी में थोड़ा दार्शनिक हो गया, उसके बाद दरखाइम ने कॉम्ट के विचारों को आगे बढ़ाकर एक व्यवस्थित समाजशास्त्र की नींव रखी। और आने वाले दिनों में जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ, उसके पीछे दरखाइम का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। आगे चलकर मानवशास्त्रीय प्रकारवादी जैसे मेलिनोस्की, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, या समाजशास्त्रीय प्रकारवादी जैसे पार्सन्स, मर्टन, या यहाँ तक कि जो नौ प्रकारवाद आया जिसमें लूमान है, जिसमें जेफरी अलेक्जेंडर हैं,
इस तरह से प्रकारवादी जो पूरी परंपरा है समाजशास्त्र में, उसमें दरखाइम का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा के लिए समाप्त हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पवन कुमार मिश्र, समाजशास्त्र विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभाग।